हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बिहार एस्टेट के लिए भी लाभदायक रहेंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ORS किससे ORS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसमें हमसे पूछा गया है ORS की फुल फॉर्म। ऑप्शन दिए हो हमारे ओरल रेगुलेशन सॉल्ट, ऑप्शन बी हमारा ओरल रेटेड सॉल्ट एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा ओरल रिवोल्यूशन सॉल्ट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। क्या होता है ओआरएस की फुल फॉर्म? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओआरएस के पैकेट आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इनकी संरचना हम देख लेते हैं कि ओआरएस की संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो ओआरएस में सोडियम क्लोराइड, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसमें होता है 3.5 ग्राम। कितना होता है? 3.5 ग्राम। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसमें 2.5 ग्राम। कितना होता है? 2.5 ग्राम होता है इसमें। और पोटेशियम क्लोराइड, क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड होता है इसमें 1.5 ग्राम। एंड सबसे ज्यादा होता है इसमें ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कितना होता है इसमें हमारा? 20 ग्राम। कितना होता है हमारा? 20 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम। तो इसकी संरचना में क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है 3.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है हमारा 2.5 ग्राम एंड पोटेशियम क्लोराइड होता है हमारा 1.5 ग्राम एंड ग्लूकोज हमारा होता है हमारा 20 ग्राम। कितना होता है हमारा? 20 ग्राम। तो ओआरएस की फुल फॉर्म क्या आती है हमारी? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसकी संरचना भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। और इसके पैकेट के अंशों को कितने 1 लीटर के पानी में, कितने लीटर पानी में? 1 लीटर स्वच्छ पेयजल में आसानी से घोल लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार मैंने एग्जाम में देखा था कि एक पैकेट अंशों को कितने लीटर पानी में घोल लेंगे? तो 1 लीटर पानी में। ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे। ऑप्शन ए है हमारा अंडे में, ऑप्शन बी हमारा सरसों के तेल में, ऑप्शन सी है हमारा मक्खन में एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा फलों में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ब्यूटारिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। एक ट्राइग्लिसराइड के रूप में यह मक्खन में 3 से 4% होता है। कितना होता है? 3 से 4% तक पाया जाता है। जब मक्खन बासी हो जाता है तो उसके जल अपघटन से यह ग्लिसराइड से मुक्त हो जाता है, जिससे एक अरुचिकर गंध उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ब्यूटारिक अम्ल किसमें होता है? मक्खन में होता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया है फलों में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हमारे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। यानी कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? फ्रक्टोज कहलाती है। अगर आप भूल जाओ ना तो एक ट्रिक है इसको याद करने की। एस फा से क्या है? फल, और फा से क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? फा से फल और फा से फ्रक्टोज। तो फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होगी? फ्रक्टोज शर्करा होगी। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। कौन से कारक पूछे हैं? आंतरिक कारक पूछे हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें परजीवी, रासायनिक पदार्थ, जहरीले पेड़ पौधे व जानवर या उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, परजीवी। यानी कि भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक कौन से हैं? परजीवी है। और रासायनिक पदार्थ और जहरीले पेड़ पौधे व जानवर ये कौन से कारक होते हैं? ये बाह्य कारक होते हैं। कौन से कारक होते हैं? ये बाह्य कारक होते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे हृदय संबंधी रोग, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कुपोषण एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा मधुमेह एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा सुपोषण।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि कुपोषण। तो कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। और 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और वसा प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? वसा प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं तेल, घी, मक्खन, तेल युक्त बीज। ये किसके होते हैं? वसा प्राप्ति के मुख्य साधन होते हैं। तो वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? कुपोषण की स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए। और ये स्रोत है किसके? वसा प्राप्ति के। और 1 ग्राम वसा से हमें 9 केसीएल ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है लार यानी कि सलाइवा में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो आपको परसेंटेज बतानी है कि सलाइवा में कितने परसेंट पानी होता है। ऑप्शन दिए हुए हमारे 96.9%, 43.2%, 99.27% एंड 45%। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 99.27% यानी कि 99.27% लार में पानी की मात्रा होती है। कितनी होती है लार में पानी की मात्रा? 99.27% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से मेटालिन क्या पूछा गया है? निम्न में से मेटानिल की मिलावट किस भोज्य पदार्थ में की जाती है? ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा आटा, ऑप्शन बी हमारा सूजी, ऑप्शन सी हमारा बेसन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा दलिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि बेसन। तो बेसन में किसकी मिलावट की जाती है? मेटानिल की। तो बेसन तथा दाल में मेटानिल येलो के रंग मिलाते हैं जिसको खाने से क्या हो जाता है? जिसको खाने से कैंसर हो जाता है। इसको खाने से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोहे के अवशोषण के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व की आवश्यकता है। तो लोहे के अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा विटामिन सी, ऑप्शन बी हमारा जिंक, ऑप्शन सी हमारा आयोडीन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा वसा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि विटामिन सी। लोहे के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। आयरन जो होता है यानी कि लोहा, आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, धनिया, पुदीना आदि में पाया जाता है, लेकिन इसका अवशोषण कुछ बाधक तत्वों के कारण पूर्ण नहीं हो पाता है। तब विटामिन सी लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? विटामिन सी सहायता करता है। और लोहा यानी कि आयरन हमारे शरीर में ऑक्सीजन, किसको? ऑक्सीजन यानी कि O2 का परिवहन करता है। लोहा ग्लोबिन प्रोटीन के साथ, किस प्रोटीन के साथ? ग्लोबिन प्रोटीन के साथ हीम रूप से संयुक्त होकर हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या? हीम रूप से संयुक्त होकर क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन बनाता है। तो लोहे के अवशोषण में क्या सहायक है? विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जिससे और बच्चों को भी बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन है हमारा प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए हमारा फ्रक्टोज, ऑप्शन बी हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन सी हमारा ग्लैक्टोज एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा सुक्रोज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए फ्रक्टोज यानी कि फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फ्रक्टोज कहलाती है। और फ्रक्टोज को फलों की शर्करा या लेविलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेविलोज भी कहते हैं। यह बहुत अधिक मीठी शर्करा होती है और ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रक्टोज की मिठास कितनी होती है? 2 गुना अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? 2 गुना अधिक होती है। और शहद में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? फ्रक्टोज यानी कि मीठा बहुत होता है ये। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से क्या अभिप्राय है? यानी कि कमी और अधिकता दोनों से बताना है हमें। तो ऑप्शन दिए हमारे इसमें, ऑप्शन ए है हमारा अधिक पोषण, ऑप्शन बी हमारा न्यून पोषण एंड ऑप्शन सी है हमारा कुपोषण एंड ऑप्शन डी है हमारा बीमारी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कुपोषण। यानी कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी और अधिकता दोनों से क्या होता है? कमी और अधिकता दोनों से क्या होता है? कुपोषण होता है।
कुपोषण स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। आहार में पोषक तत्वों की होने से क्या कहलाता है? अल्पपोषण। क्या है? अगर पोषक तत्वों की कमी हो गई, किसकी कमी हो गई? मैं इसको दोबारा कर देती हूँ। अगर आहार में पोषक तत्वों यानी कि न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? कमी हो गई तो क्या होगा? अल्पपोषण। अगर पोषक तत्वों की अधिकता होगी तो क्या होगा? अतिपोषण। क्या हो जाएगा? अधिकता से होगी अतिपोषण। क्या होगा? अतिपोषण। और कमी से क्या हो जाएगा? कमी से हो जाएगा अल्प पोषण। क्या हो जाएगा? अल्प पोषण। और इसमें राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन सी यानी कि कुपोषण। तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी और अधिकता दोनों से क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टेम्पे बना होता है, हमको बताना है कि टेम्पे किससे बना होता है। ऑप्शन दिया हमारे चना से, राजमा से, थर्ड ऑप्शन है हमारा सोयाबीन से, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा लोबिया या चबला से। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि टेम्पे किससे बना होता है? टेम्पे सोयाबीन से बना होता है। टेम्पे एक पारंपरिक इंडोनेशियाई भोजन है। क्या है ये? एक इंडोनेशियाई भोजन है जिसे किण्वित सोयाबीन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? किण्वित सोयाबीन से। और टेम्पे एक प्रकार का सोयाबीन केक होता है। क्या होता है ये? सोयाबीन केक होता है। सोयाबीन केक क्या होता है? टेम्पे होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है ये। FSSAI का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया हमारे इसमें फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड ऑप्शन है हमारा फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा फूड स्टैंडर्ड सोसाइटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि FSSAI का पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय की एक एजेंसी है। किसकी एजेंसी है ये? भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय की। किसकी? खाद्य मंत्रालय की। आपको जो भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहे हो आप उसको लिखते चलेगा। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होके आया है। ये इसका पूरा नाम हमेशा पूछा जाता है। FSSAI का पूरा नाम क्या है? आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सी प्रक्रिया से सूत के रेशे को सूत के बीज से अलग किया जाता है। यानी कि प्रक्रिया पूछी गई है, वो कौन सी प्रक्रिया होगी जिस प्रक्रिया से सूत के रेशे को सूत के बीज से अलग किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे गिनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग एंड ड्रॉबिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गिनिंग। क्या हो जाएगा? गिनिंग। इसको उटाई की प्रक्रिया भी कहते हैं। किसको? गिनिंग को उटाई की प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उटाई की प्रक्रिया। इस प्रोसेस के दौरान रेशे में से बीज तथा उपस्थित धूलकण, पत्तियां, लकड़ी के छिलके को अलग किया जाता है। किस प्रक्रिया से? गिनिंग या उटाई की प्रक्रिया से सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गिनिंग यानी कि उटाई। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बेसिक डाई किसमें घुलनशील होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हमारे एसिड में, जल में, एल्कोहल में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि जल में। बेसिक डाई जो होती है वह जल में घुलनशील होती है। ये रंग क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मौलिक रूप से ये कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं। इनमें इनसे सेलुलोज एवं प्राणिज दोनों प्रकार के रेशों को रंगने में प्रयोग किया जाता है। कौन से रेशे? सेलुलोजिक एवं प्राणिज दोनों प्रकार के रेशों को रंगने में प्रयोग किया जाता है इनका। किसका? बेसिक डाई यानी कि क्षारीय प्रकृति के डाई को। किसमें घुलनशील होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए क्या आवश्यक है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे केक व चॉकलेट, नूडल्स एवं पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम, एंड दूध व प्रोटीन से युक्त भरपूर भोजन।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि दूध व प्रोटीन से युक्त भरपूर भोजन। किसके लिए आवश्यक होते हैं? ये गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक होते हैं। गर्भवती स्त्री को केक या चॉकलेट नहीं खिलानी चाहिए, नूडल्स एवं पिज्जा भी नहीं खिलाना चाहिए, एंड कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं पिलानी चाहिए। ठीक है। ये गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री तथा शिशु के विकास के लिए अपने आहार में दुग्ध युक्त पदार्थ कौन से होंगे? जैसे दूध, दही, पनीर, ठीक है, मक्खन आदि। प्रोटीन युक्त आहार लेना आवश्यक होता है। क्यों? इससे क्या होता है? शरीर की सुरक्षा होती है। और दुग्ध युक्त पदार्थों में कैल्शियम अधिक पाया जाता है, जो दांतों एवं हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और कोशिकाओं की टूट फूट एवं मरम्मत एवं ऊतकों के विकास के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल आदि का सेवन करना चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए दूध और प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ आवश्यक होते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है। किसमें मिलता है? ऑप्शन दी हो हमारी, सेब और बैगन में, नींबू और फूल गोभी में, गोभी और संतरा में, या पपीता और आलू में। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होगा, मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ना, इसी के अकॉर्डिंग क्या देना है, हमको आंसर देना होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि गोभी और संतरे में। विटामिन सी किसमें मिलता है? विटामिन सी मिलता है खट्टे फलों में। किसमें? खट्टे फलों में। तो गोभी और संतरा, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोभी और संतरा। इसमें नींबू में भी मिलता है, खट्टा फल नींबू भी है, तो नींबू भी में मिलता है, क्या मिलता है? विटामिन सी। और ये शरीर निर्माण तथा शरीर की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। कौन कार्य करता है? विटामिन सी। किसके लिए कार्य करते हैं? शरीर निर्माण तथा शरीर की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? ऑप्शन दिया है हमारा बिहार, ऑप्शन बी हमारा गुजरात, एंड ऑप्शन सी हमारा राजस्थान, एंड ऑप्शन डी हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? बिहार की। बिहार का एग्जाम और ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन कैसा है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? ये बिहार की फेमस है। और मधुबनी पेंटिंग को क्या कहा जाता है? मधुबनी पेंटिंग को मिथिला की कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथिला की कला। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मिथिला की कला किसको कहा जाता है? ऑप्शन में दे देगा आपको मधुबनी पेंटिंग। तो ये क्वेश्चन चाहे जितना घुमा के पूछे, आपको आंसर सही लगाना है। ठीक है। तो मिथिला की कला किसे कहा कहते हैं? मधुबनी पेंटिंग को। और मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जिस रंग को काश्मीरी में जर्द कहते हैं, उसका मतलब होता है, यानी कि जर्द किस रंग को कहते हैं? ऑप्शन दियो हमारा पीला, नीला, हरा, तथा लास्ट ऑप्शन है हमारा काला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पीला। जिस रंग में कश्मीरी में जर्द, यानी कि जर्द किस रंग को कहते हैं कश्मीर में? पीला रंग को। किसको? पीले को क्या कहते हैं? जर्द। और नीला यानी कि ब्लू कलर को क्या कहते हैं? ब्लू कलर को कहते हैं तिजोरी। क्या कहते हैं? तिजोरी। ये ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तिजोरी। और ब्लैक कलर को क्या कहा जाएगा? ब्लैक कलर को कहा जाता है मुश्की। क्या कहा जाता है? मुश्की। ये ऐसे है, ठीक है, क्या है? ऐसे ही। तो कश्मीरी में जर्द को क्या कहते हैं? येलो कलर को क्या कहते हैं? जर्द। एंड ब्लू कलर को कहते हैं तिजोरी, एंड ब्लैक कलर को कहते हैं मुश्की। क्या कहते हैं? मुश्की आदि नामों से जानते हैं। तो आप लोग को ये और ये तीनों अच्छे से लर्न कर लेना है आपको ये। ठीक है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। क्या पूछा गया है? प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण। ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा निर्देशन, ऑप्शन बी हमारा नियोजन, एंड ऑप्शन सी हमारा जांच, एंड ऑप्शन डी हमारा नियंत्रण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी है, नियोजन, यानी कि प्लानिंग। क्या हो जाएगा? प्लानिंग। बिना प्लानिंग के हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। क्या? बिना प्लानिंग के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग में हमें अत्यधिक निर्णय लेने होते हैं,
जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित पारिवारिक मांग के संदर्भ में लिए जाते हैं। किसके संदर्भ में लिए जाते हैं? पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित पारिवारिक मांग के संदर्भ में निर्णय लिए जाते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्लानिंग। जितनी ज्यादा अच्छी हमारी प्लानिंग होगा उतना ज्यादा अच्छा हमारा कार्य इफेक्ट होगा। अगर हमारी प्लानिंग ही गड़बड़ होगी तो हमारा कार्य भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, यानी कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम कार्य करते हैं वो लक्ष्य हमारा प्राप्ति नहीं हो पाए। तो प्लानिंग हमें कैसी करनी चाहिए? प्लानिंग हमें एकदम अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ये प्रबंध प्रक्रिया का कौन सा चरण होता है? प्रथम चरण होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन शब्द से बना है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे FAMOUS फेमस, यानी कि सेकंड ऑप्शन है हमारा FAMOUSY फेमुलसी, यानी कि थर्ड ऑप्शन है हमारा फेमुलस, या लास्ट ऑप्शन है हमारा फेमुलस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि फेमुलस। इसमें स्पेलिंग का आप जरूर ध्यान रखना क्योंकि इसमें स्पेलिंग चेंज है। तो क्या हो जाएगा? FAMULUS ये दिया हुआ है, ठीक है। आपका क्या दिया हुआ है? FAMULUS। तो एक किस शब्द से बना है? परिवार के लैटिन शब्द से। किससे बना हुआ है? लैटिन शब्द से। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे कुछ भी चीज है तो पूछा जाता है ना, ये किस शब्द से लिया है? क्या पूछा जाएगा? ये किस शब्द से? तो कम से कम 90% वर्ड ऐसे होते हैं जो लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। कितने परसेंट? 90% शब्द तो ऐसे होते हैं जो केवल लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो लैटिन शब्द आप आराम से लगा के आ सकते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं। आपको बताना है ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे फोटोमेट्री, ज्यामिति, तापमान या कैलोरीमेट्री। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि कैलोरीमेट्री। तो ऊर्जा के मापने की विधि को क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री कहते हैं। इसी तरह हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक नवजात, क्या पूछा गया है? एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे ग्लूकोज, लैक्टोज एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा फ्रक्टोज, सॉरी थर्ड ऑप्शन है फ्रक्टोज एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा सुक्रोज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि लैक्टोज। जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु केवल क्या पीता है? केवल वो माँ का दूध या बाहर का दूध पीता है। क्या पीता है? केवल दूध पीता है। ना वो खाना खाता है, ना वो पानी पीता है, ना ही वो कोई और चीज लेता है। तो नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाली मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? लैक्टोज है। लैक्टोज किसमें पाई जाती है? लैक्टोज दूध में पाई जाती है। और दूध में जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व तथा विटामिन होता है। क्या होता है दूध में? जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व तथा विटामिन होते हैं। और दूध को क्या कहा जाता है? एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दूध को? संपूर्ण आहार। और दूध की कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, समाजीकरण आरंभ होता है, यानी कि समाजीकरण कहाँ से आरंभ होता है। इसमें ऑप्शन दिए हो हमारे, ऑप्शन ए है हमारा घर में, ऑप्शन बी है हमारा पड़ोस में, थर्ड ऑप्शन है हमारा विद्यालय में, लास्ट ऑप्शन है हमारा कॉलेज में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, घर में। यानी कि समाजीकरण हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है? समाजीकरण हमारा घर से प्रारंभ होता है। घर पर ही बच्चों की घर ही बच्चों का क्या होता है? घर ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। क्या होता है? घर बच्चों का प्रथम पाठशाला। क्या होता है? प्रथम पाठशाला। और माँ को प्रथम शिक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माँ कौन होती है? बच्चे की प्रथम शिक्षक। प्रथम शिक्षक कौन होती है? माँ। तो समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? समाजीकरण घर से प्रारंभ होता है। और घर क्या होता है? घर प्रथम पाठशाला होता है बच्चे की, और माँ कौन होती है? माँ उसमें शिक्षक होती है। प्रथम शिक्षक कौन होती है? माँ होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे परीक्षण, कार्य सरलीकरण, बुनाई या टेक्सचर विश्लेषण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कार्य सरलीकरण। यानी कि पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें क्या किया जाता है? पेंसिल तकनीक यानी कि किसके अंतर्गत आती है? कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आती है। और कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है, क्या होता है? कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है
कार्य को सही तरीके से करना। क्या होता है? कार्य को सही तरीके से करना। क्या कहलाता है कार्य को सही तरीके से करना? कार्य सही तरीके से और कम समय और कम ऊर्जा में कार्य करना क्या कहलाता है? कार्य सरलीकरण कहलाता है। और कार्य सरलीकरण के अंदर कौन सी तकनीक आती है? पेन पेंसिल तकनीक। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डैश के किसके डैश के डिजाइन परिधान की फुलनेस फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। ऑप्शन दी हुआ हमारे, ऑप्शन ए हमारा C1, ऑप्शन बी हमारा डार्ट एंड ऑप्शन सी हमारा फेसिंग एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा लाइनिंग या अस्तर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी डार्ट, यानी कि डार्ट से क्या आती है? फुलनेस आती है। ये आप ध्यान रखिएगा, एक की पॉइंट है इस क्वेश्चन में। क्या है की पॉइंट? अगर फुलनेस आता है, क्या है? फुलनेस दिया हो तो फुलनेस किससे नियंत्रित होगी? डार्ट से। किससे होगी? डार्ट से। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है शिक्षित करके, क्या करके? शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का डैश का आधारभूत दर्शन है। किसका दर्शन है? मतलब पूछा गया क्वेश्चन में शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना डैश का आधारभूत दर्शन है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है हमारा शिक्षा, ऑप्शन बी हमारा प्रसार शिक्षा एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा शिक्षण एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी प्रसार शिक्षा, यानी कि मतलब शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है। किसका दर्शन है? प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, जिसके माध्यम से वो अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञान का अर्जन करते हैं तथा अपने व्यवहार, ज्ञान कौशल तथा अभिवृत्तियों से परिवर्तन का अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। किसको ऊंचा उठाते हैं? अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा उठाते हैं? प्रसार शिक्षा के द्वारा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जानकारी एकत्र करने के तरीके को कहा जाता है। मतलब जानकारी एकत्र करने के तरीकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए है हमारा साधन, ऑप्शन बी हमारा पद्धति एंड ऑप्शन सी हमारा तकनीक एंड ऑप्शन डी हमारा अवलोकन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए साधन, यानी कि जानकारी एकत्र करने के तरीकों को क्या कहा जाता है? साधन कहा जाता है। साधन के माध्यम से हम जानकारी एकत्र कर सकते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिए हो हमारे, ऑप्शन ए हमारा प्रसार प्रबंधन को, ऑप्शन बी हमारा ग्रामीण नेता को, ऑप्शन सी हमारा प्रसार कार्यकर्ता को एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रसार विशेषज्ञ को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्रसार कार्यकर्ता को, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसको कहा जाता है? प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है ये हम देख लेते हैं, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 में, यानी कि 2 अक्टूबर 1952 में किसकी शुरुआत हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस विश्वास पर आधारित है कि ग्रामीणों में काम करने की अद्भुत शक्ति एवं अनोखा गुण है, पर उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए तथा उनकी मदद की जानी चाहिए। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार कार्यकर्ताओं को कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 को हुई। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे राष्ट्रीय घेंगा, ये क्या होगा? ये घेंगा होगा। ये क्या होगा? हमारा घेंगा। राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा 1976, ऑप्शन बी हमारा 1982 एंड ऑप्शन सी हमारा 1962 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 2010। क्या है? 2010। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1962। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी 1962 क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम सन 1962 में पारित किया गया, यानी कि शुरू किया गया इसको। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है, यानी कि नवजात शिशु को किसका सामना करना पड़ता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा संवेगात्मक समस्याओं का, ऑप्शन बी हमारा सामाजिक समस्याओं का, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा समायोजन की समस्याओं का, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा शारीरिक समस्याओं का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, समायोजन की समस्याओं का। तो नवजात शिशु को समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब नवजात शिशु आता है तो इसको नया एनवायरनमेंट मिलता है उसको, तो किसमें अपने जीवित रहने के लिए वो समायोजन करता है। किस पर? समायोजन की समस्याओं का नवजात शिशु सामना करता है। अगर वो समायोजन कर पाता है तभी वो जीवित रह सकता है, अगर जो शिशु समायोजन नहीं कर पाते वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो नवजात शिशु को किसका सामना करना पड़ता है? नवजात शिशु को समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जो शिशु समायोजन नहीं कर पाती उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप ये जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी और क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको क्लास को कमेंट करिएगा क्लास में, एंड क्लास को लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।